वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी हमने कंटिन्यू किया हुआ था वेक्टर्स टॉपिक, उसका लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने इसके जो बेसिक टाइप्स है वेक्टर्स के, बेसिक जो टर्म्स है पोजीशन वेक्टर वगैरह, हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो हमने डिस्कस की हुई है। आज हम वेक्टर्स के रिलेटेड जितने भी डिफरेंट फार्मूलाज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू एक 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लेके आएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला जो है इसको हम दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एज वेल एज सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला: Let A and B be any two position vectors of A and B। अगर A और B दो पॉइंट्स है स्पेस में या प्लेन में, उनके दो पोजीशन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे A वेक्टर से और B वेक्टर से, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया गया है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, अगर तीसरा एक पॉइंट है जो कि A और B को ज्वाइन करने से एक वेक्टर बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको ज्वाइन करने से जो कि यहाँ डायग्राम में मेंशन किया गया है ए बी वेक्टर जो होगा, उसके बीच में अगर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे P, इस P का अपना जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है P से, या जनरली इसको R से दिखाया जाता है। तो इसी R वेक्टर को निकालने के लिए, R वेक्टर या P वेक्टर को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। बट ये जो P पॉइंट है ये A और B के बीच में है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको P जो है वो A B वेक्टर को इंटरनली डिवाइड करता है, बीच में डिवाइड करता है दो अलग अलग सेक्शंस में, M वाला सेक्शन और N वाला सेक्शन। इसको हम रेशो भी बोलते हैं, M/N रेशो। तो P वेक्टर जो है या R वेक्टर आप लिख सकते हो किसके बराबर होगा? P वेक्टर इज इक्वल टू M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। और M और N जो है ये A B वेक्टर के दो अलग अलग सेक्शंस है। ये हो गया फॉर्मूला फॉर सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसी तरह से अगर एक पॉइंट P जो है A B वेक्टर के बीच में नहीं होगा बल्कि एक्सटर्नली हम इसको मार्क करेंगे, जैसे कि इस नेक्स्ट वाली डायग्राम में दिखाया गया है। A से लेके जो पॉइंट P यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट AP वेक्टर जो है उसको M से मार्क किया गया है, BP वेक्टर जो है उसको N से डिनोट किया गया है। तो OP वेक्टर मीन्स P वेक्टर हमें निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा एक लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट से, तो उसके लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है P वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइड बाई M माइनस N। ये यही फॉर्मूला जो है इंटरनल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, उसी फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे माइनस है उसके बदले आपको क्या लिखना है? प्लस लिखना है। ऐसे इसका याद रखने का तरीका है। तो जब भी आपके पास इंटरनल डिवीजन होगा तो बीच में जो साइन होगा वो प्लस हम यूज़ करेंगे, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब साइन जो है वो माइनस यूज़ करेंगे। अब इसी से हमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है। अगर P जो है वो इस AB वेक्टर को बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे कट करेगा, इसको हम तब नाम देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तब इस पॉइंट P का जो रेशो होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट वो 1:1 हो जाता है। तो क्योंकि तब M और N बराबर आ जाएंगे तो रेशो बनेगा 1:1। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, कैसे निकालेंगे हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ A मीनस A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B मीनस B वेक्टर, दोनों का एडिशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि तब M प्लस N जो है 1 + 1 बन जाता है, वो बनेगा 2 के बराबर। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो हमें MCQs को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए आप इस फार्मूला को नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट होता है जो कैसे हमें मिलता है? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट साइड को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसी को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है
अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हर किसी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है, मींस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है सी वेक्टर, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है। ए वेक्टर का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए बी सी। तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंटर पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रॉइड, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट मीन्स ओ ओ डैश, इसको मैंने ओ डैश से यहाँ रिप्रेजेंट किया था। इट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3, मीन्स तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स का सम और डिवाइड करना है 3 से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो MCQs में हमें यूज़ होता है। तो दीज वर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड था ये। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो है इनको मल्टीप्लाई करने के हमने एक तरीका तो डिस्कस किया था जिसको हमने नाम दिया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में तब 2 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ किया जाता है? जब हमारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो स्केलर होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट कब यूज़ किया जाता है? जब हमारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। दैट मीन्स सिंपल टर्म्स में अगर याद रखेंगे, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें स्केलर मिलेगा तब हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें वेक्टर ही मिलेगा तब वो मल्टीप्लिकेशन जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट 2 नाम है इसके। क्या होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हम 2 वेक्टर्स लेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमारे पास 2 वेक्टर्स है, तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वायर थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जैसे यहाँ हम डायग्राम पे दिखाया गया है। अगर ये है 2 वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा इनके बीच में एंगल है, तो इस डॉट प्रोडक्ट की मदद से 2 वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस डॉट प्रोडक्ट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, कब ये 0 होगा, कब ये 0 नहीं होगा, कब ये मैक्सिमम हो सकता है, वो हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इसमें? पहली ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जब भी हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आंसर आपको हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, एक स्केलर आएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट और 2 वेक्टर्स का कब होगा 0 के बराबर? या तो ए वेक्टर 0 होगा तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, या तो बी वेक्टर 0 बनेगा तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, या 2 वेक्टर्स जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे लेकिन खुद ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे। अब तब ये कैसे बन जाते हैं परपेंडिकुलर? क्योंकि तब थीटा जो एंगल इन दोनों के बीच में है वो आ जाता है 90, और कॉस ऑफ 90 डिग्री जो एंगल होता है वो होता है 0 के बराबर। तो 3 ऐसी कंडीशंस है जिस पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 बनेगा। या तो पहला वेक्टर 0 होगा, या तो दूसरा वेक्टर 0 होगा, या ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो होंगे बट उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा। तीनों केसेस में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ जाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल ही 0 हुआ लेकिन खुद वो वेक्टर 0 नहीं है, देन ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ सकता है? ए मीनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मीनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए बी कॉस ऑफ 0, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, यह आएगा ए बी मीनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट।
अगर हमारे पास एक ही वेक्टर होगा और खुद के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या आएगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड, वो आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ, पाई हुआ, तो ये आएगा ए बी कॉस ऑफ पाई। कॉस ऑफ पाई का वैल्यू जो है -1 के बराबर, ये आता है मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज -AB। तो नोट यहाँ पे एक चीज़ करना है, आई डॉट आई का वैल्यू 1 के बराबर होगा, के जे डॉट जे का भी वैल्यू 1 के बराबर होगा, के डॉट के का भी वैल्यू 1 के बराबर होगा। क्यों होगा 1 के बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई जो है वो 1 के बराबर है। आई कैप जो है यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है यूनिट वेक्टर है, के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। और जब भी हम एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसी वेक्टर के साथ, तो आपको आएगा यहाँ पे रिजल्ट में, जैसे आई डॉट आई की बात है, आई डॉट आई इज़ आई इंटू आई, ठीक है। एक आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का भी 1 है, 1 इंटू 1 इज़ 1। तो ओवरऑल आप याद रखोगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन तीनों का वैल्यू जहाँ कहीं पे भी आप डायरेक्टली लिखोगे 0। क्यों लिखोगे 0, क्योंकि आपको पता है आई और जे के बीच में एंगल 90 होता है, जे और के बीच में एंगल 90 होता है, और के और आई के बीच में भी एंगल क्या होता है 90 होता है। क्यों, क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज, और ये तीनों एक्सीज को हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, इसीलिए इनका एंगल जो है वो 0 है। अब एंगल कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट की मदद से, ये है उसके लिए फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए डॉट बी डिवाइड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसको आप अच्छे से याद रखोगे इस फॉर्मूला को। हाँ, इसी फॉर्मूला में अब एक और ऑब्जर्वेशन है, इसी डॉट प्रोडक्ट में एक और ऑब्जर्वेशन है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आप देखोगे हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू विल बी सेम। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, एक और ऑब्जर्वेशन ये है, अगर हम वेक्टर्स को लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, अगर पहला वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट्स है a1i, a2j, a3k, बी वेक्टर दूसरा वेक्टर, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स है b1i, b2j, b3k, तब यही cos थीटा वाला फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया था, यही a और b की जगह अगर हम वैल्यूज़ देंगे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के, यही फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर्मूला ये सेम है, सिर्फ इसका जो लिखने का तरीका है, ये कंपोनेंट फॉर्म में है, ये डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में था। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन को अगर आप याद रखें तो इसको हम एज शैडो भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वेक्टर ए, और एक्चुअल में जो वेक्टर है वो है ओ बी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया है ए से, और दूसरा एक वेक्टर है जो कि एक लाइन एल पे है, बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ से लेके ए तक। अब ए वेक्टर की प्रोजेक्शन हमें निकालनी है बी वेक्टर के ऊपर। इफ ओ बी वेक्टर मेक्स थीटा विद द लाइन एल, अगर ये ए वेक्टर जो है, ओ बी वेक्टर जो है, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है लाइन एल के साथ, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन एल इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट पी कैप, जहाँ पे पी कैप क्या है, पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको यहाँ पे हम बोलते हैं पी कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे हम निकालेंगे, ए वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, किसके ऊपर निकालनी है, बी वेक्टर के ऊपर निकालनी है, तो उसी के डायरेक्शन में आपको निकालना होता है यूनिट वेक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज ए वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, किसके ऊपर निकालनी है, किसी दूसरे के वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, दैट मीन्स बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, बी वेक्टर का बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, उसको हमने यहाँ से पी कैप से रिप्रेजेंट किया था। अब अगर एंगल जो होगा वो थीटा होगा,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है और जिसके ऊपर निकालना है, अगर उनके बीच में एंगल हुआ 90 या 270 तब इसका प्रोजेक्शन नहीं बनता है। अगर एंगल थीटा का वैल्यू 0 हुआ तब वेक्टर का प्रोजेक्शन बराबर उस वेक्टर के ही लेंथ और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। अगर थीटा का वैल्यू पाई के बराबर होगा तब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम होगा, वेक्टर और उसकी प्रोजेक्शन का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसका जो गिवन रिजल्ट होता है वो एक स्केलर होता है, रियल नंबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम है, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, इज गिवन बाय, कैसे इसको निकाला जाता है। डॉट प्रोडक्ट में हमने लिखा था ए बी साइन कॉस ऑफ थीटा, इसमें हम लिखते हैं ए बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। जहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मीन्स जो एन वेक्टर है, एन कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए को भी परपेंडिकुलर होगा और बी को भी परपेंडिकुलर होगा। एन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे को आप नोट करोगे अच्छे से। पीडीएफ हम और टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है वेक्टर प्रोडक्ट में। पहली जो ऑब्जर्वेशन है, ए क्रॉस बी जो है, ये इसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर ही होता है। ए क्रॉस बी जो है कब ये बनेगा 0, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन पैरेलल होगी, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, तब हम कहेंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मीन्स साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तब आपका वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आ जाता है ए बी एन कैप। आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्योंकि ये पैरेलल डायरेक्शंस में है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या आएगा हमें पता है। ऊपर पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर, तो इनका 0 आएगा। लेकिन अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे उसमें के लिखा जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे उसमें आई लिखा जाएगा। उसके लिए ये डायग्राम आपको याद रखना है कैसे। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप, यहाँ लिखोगे आई जे एंड के। आई क्रॉस जे को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसके बदले आएगा के कैप, जे क्रॉस के को करेंगे तो उसके बदले आएगा आई कैप। अगर आई क्रॉस के करेंगे, उल्टा चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका रिजल्ट आएगा माइनस जे कैप। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो है ए क्रॉस बी। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस टाइम्स बी क्रॉस ई के बराबर होता है। अब जैसे वहाँ पे हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला था, यहाँ भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं एक डिफरेंट फार्मूला से। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये फार्मूला आता कहाँ से, वेक्टर प्रोडक्ट से ही, इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप जो है वो ऑलरेडी हमें पता है 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, अगर दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आया, दैट मीन्स वेक्टर्स आर कोलिनियर। वो कोलिनियर होंगे, या तो पैरेलल होंगे या एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। एक कंडीशन ये भी होगा। हाउ टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को इन कंपोनेंट फॉर्म कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस डिटर्मिनेंट की मदद से किया जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप
A1 A2 A3 ये क्या है, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स। B1 B2 B3 ये क्या है, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स। एक्सपेंड विद R1, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे R1 रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आई कैप लिखना है, फिर A2 B3 माइनस B2 A3 इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर लिखना है माइनस J कैप इस पूरे कॉलम, इस पूरे रो को कैंसिल करना है। बाकी रिमेनिंग 4 कौन से बचे, A1 B3 इनका मल्टीप्लिकेशन, B1 A3 इनका मल्टीप्लिकेशन। और सिमिलरली K के लिए सिर्फ मगर यहाँ पे नोट करना है जो बीच वाला J है उसके साथ माइनस साइन है, I के साथ भी पॉजिटिव साइन, K के साथ भी पॉजिटिव साइन। तो ये हम मैट्रिसेस में अच्छे से सीखेंगे ये माइनस साइन और प्लस साइन कैसे आता है, ये रो नंबर और कॉलम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ आप सिंपली याद रखोगे, जब हम डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे सिंपली याद रखो जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका है इन कंपोनेंट फॉर्म, उसको हम डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन्हीं चीज़ों का एप्लीकेशन है किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी जो ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/2 A क्रॉस B, बट इसका मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह से अगर हमें होगा पैरेललोग्राम, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, अगर उस पैरेललोग्राम में दो ऐसे वेक्टर्स दिए हैं जो दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है, ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, तब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, वही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट कब, जब हमें एडजेसेंट साइड्स नहीं दिए होंगे बल्कि क्या दिए होंगे, दो डायगोनल्स दिए होंगे। मान लो दो डायगोनल्स जो है वो A और B है, तब इसी पैरेललोग्राम का एरिया आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये रिजेंबल करता है ट्रायंगल की फॉर्मूला, बट ट्रायंगल के केस में A और B वेक्टर क्या थे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिन पे 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जो 50 क्वेश्चंस का MCQ सेट लाने वाले हैं वो मोस्टली इन्हीं के अराउंड होगा। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, how to multiply two vectors means dot product or cross product, how to find angle between two vectors, or how to find area of parallelogram when two diagonals are given, how to find area of parallelogram when adjacent sides are given, how to find area of triangle when adjacent sides are given, how to find the position vector of centroid of a triangle। तो इन्हीं के आसपास जो है आपको JKSSB में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले। और हमारा जो टेलीग्राम है वो भी सेम नाम से है, अंजुम सर क्लासेस के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।